हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम कौन सा लेक्चर पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे बेटा टॉपिक फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जिसका हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया था। आज हमें इसको क्या पढ़ना है बेटा, लेक्चर नंबर 2 इसका हमें पढ़ना है। एक बार फटाफट से हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट जो लेक्चर हमने पढ़ा था इस चैप्टर का, उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, हमने देखा था कि फेडरलिज्म में हम क्या पढ़ रहे हैं। जो हमने चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ा था, उस पावर शेयरिंग के अंदर हमने एक वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को समझा था। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हमने एक वर्टिकल फॉर्म ऑफ या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को समझा था। इसमें 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स में पावर को शेयर किया जाता है, जिसे हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। वो ही हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ रहे थे। तो हमने फेडरलिज्म को समझा बेटा कि फेडरलिज्म आखिर होता क्या है। हमने ये भी देखा कि बेल्जियम किस तरीके से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हुआ बेटा, कन्वर्ट हुआ। हमने ये भी समझने की कोशिश करी। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा, उसके बाद हमने देखा बेटा कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म एक वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर को शेयर या डिवाइड किया जाता है बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। उसके बाद हमने फेडरलिज्म के फीचर्स को समझने की कोशिश करी कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या होते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होती है। हर एक लेवल का अपना जुरिस्डिक्शन होता है। वो जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए गारंटी किया गया है। संविधान में बदलाव करना किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को मिलकर वो चीज करनी पड़ेगी। उसके बाद कोई भी डिस्प्यूट होता है दोनों के बीच में, तो जुडिशरी उसको सॉल्व करवाएगी बेटा। और सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जो है वो दोनों के फिक्स रहेंगे, कहां से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के तहत उनको सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू मिलेंगे। और साथ के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि डुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फेडरलिज्म के। एक तो कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करते हैं और हर एक इंडिविजुअल के राइट्स को क्या करते हैं बेटा, सेफ गार्ड करते हैं। यहां तक हमने क्या किया था बेटा, समझ लिया था लेक्चर नंबर 1 में। आज हमें क्या करना है बेटा, आज हमें लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है इस फेडरलिज्म चैप्टर का। तो चलिए बेटा देखते हैं क्या बात हो रही है। देखिए बेटा, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फेडरेशन के बारे में। देखिए, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेराइज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। याद रखना बेटा, जो पावर का वेरिएशन होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो हर एक डिफरेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ क्या होता रहता है बेटा, बदलता रहता है। और ये बैलेंस जो होता है, यानी कि पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, वो डिपेंड करता है उस कंट्री का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ। यानी कि किसी कंट्री के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा पावर देखने को मिलेगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कम देखने को मिलेगी, और किसी कंट्री के अंदर आपको दोनों के पास में बराबर पावर्स देखने को मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कैसा था। इसलिए 2 तरीके से बेटा फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाती है। कितनी तरीके से बेटा, 2 तरीके से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाती है। पहला जो रूट होता है बेटा, इसको आपको समझना है बेटा क्या होता है। पहला मतलब फर्स्ट स्टेप, हम किस तरीके से फेडरेशन कर सकते हैं। देखिए, जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी कि आजाद राज्य मिलकर कमिंग टुगेदर होके ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलके, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो मिलके खुद कमिंग टुगेदर करके अपनी एक बिगर यूनिट बनाते हैं, ताकि वो अपनी सोवरेनिटी को बढ़ा सके और अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर पाए, ताकि अपनी सिक्योरिटी को भी क्या कर पाए बेटा, बढ़ा पाए। इस कॉन्सेप्ट को हम कौन सा फेडरेशन कहते हैं बेटा, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बेटा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन बेटा, जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं ताकि अपने रिसोर्सेस को और अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर सकें। इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलके जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलकर अपनी एक बिगर यूनिट बनाते हैं ताकि वो अपने रिसोर्सेस को साथ के साथ अपनी सिक्योरिटी को क्या कर पाए बेटा, मजबूत कर पाए। उस कॉन्सेप्ट को, उस फेडरेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। और इस तरीके का फेडरेशन आपको जो है यूएसए के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके का जो फेडरेशन है बेटा, वो आपको यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बेटा। अब याद रखना बेटा, ये जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, इसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स के पास बराबर पावर होती है। कैसी पावर होती है बेटा, इक्वल पावर होती है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन अगर सवाल बन जाए तो उसमें आप 3 टॉपिक्स डाल सकते हो। क्या क्या डाल सकते हो, 3 पॉइंट्स। पहला, जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है। दूसरा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर हर एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है, ना किसी के पास ज्यादा होती है ना किसी के पास कम होती है, सबके पास इक्वल पावर्स होती है। और तीसरा, इस तरीके का फेडरेशन आपको यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, ये था कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरे तरीके का फेडरेशन क्या होता है सर, तो दूसरे तरीके का फेडरेशन देखिए बेटा, सेकंड जो फेडरेशन टाइप का होता है उसमें क्या होता है, जब एक बड़ी कंट्री, एक लार्ज कंट्री अपनी पावर को डिवाइड करने का फैसला करती है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स, यानी कि अलग अलग राज्यों में और नेशनल गवर्नमेंट में, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को या उस टाइप ऑफ फेडरेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। समझ में आया, नहीं आया, वापस समझो।
कमिंग टुगेदर फेडरेशन में तो क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जब एक बड़ी कंट्री अपनी पावर को डिवाइड करती है अलग अलग राज्यों के बीच में, एक बड़ी कंट्री अपनी पावर को डिवाइड कर रही है अलग अलग राज्यों में, उस कॉन्सेप्ट को हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। और इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको इंडिया के अंदर, स्पेन के अंदर और बेल्जियम के अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसे बेल्जियम ने भी क्या किया था बेटा, रीजनल गवर्नमेंट्स में पावर को शेयर किया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर पावर्स को शेयर किया था बेटा, किया था नहीं किया था। इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है 1992 के बाद से ही। तो जब एक बड़ी कंट्री अपनी पावर को शेयर करती है, डिवाइड करती है बेटा, वो अलग अलग राज्यों में, उसे हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और ये कॉन्सेप्ट आपको इंडिया, स्पेन और बेल्जियम के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज है बेटा, इसमें क्या है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर रहती है एज कंपेयर टू स्टेट। यानी कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में तो हर एक इंडिपेंडेंट के स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में बेटा ज्यादा पावर किसके पास होती है, ज्यादा पावर होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम होती है। और ये चीजें हम क्या करेंगे बेटा अभी आगे और अच्छी तरीके से समझ लेंगे। क्लियर है बेटा? देखिए, वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, सम यूनिट्स आर गारंटेड स्पेशल पावर्स, और कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर्स भी दी जाती है। वो हम अभी आगे आगे तरीके से समझ लेंगे बेटा कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा क्यों होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम क्यों होती है, ये हम क्या करेंगे बेटा अभी आगे समझ लेंगे। क्लियर है बच्चों? तो दो तरीके से फेडरेशन होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, जिसका एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, और दोनों के पास बराबर पावर्स रहती है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बड़ी कंट्री अपनी पावर्स को डिवाइड करती है अलग अलग राज्यों में, जिसका एग्जांपल है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर रहती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर बेटा? चलिए आगे देखते हैं, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया को क्या चीजें फेडरल कंट्री में कन्वर्ट करती है, इंडिया को क्या चीजें फेडरल कंट्री बनाती है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो देखिए, we have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था बेटा कि बेल्जियम के अंदर किस तरीके का एथनिक कंपोजिशन था और श्रीलंका के अंदर किस तरीके का एथनिक कंपोजिशन था, और किस तरीके से वहां पे रीजनल डाइवर्सिटी को लेकर बेटा अलग अलग इश्यूज हो रहे थे। अब इंडिया क्या है बेटा, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, आपको पता है बेटा, और इसे इंडिया के अंदर देखिए बेटा काफी सारी लैंग्वेजेस भी चलती है, काफी सारे रिलीजन्स के लोग भी और काफी अलग अलग रीजन्स भी। और इंडिया तो एक वास्ट कंट्री भी है, बेल्जियम और श्रीलंका से तो काफी बड़ी कंट्री है, श्रीलंका तो हरियाणा जितनी है, बेल्जियम भी हरियाणा के आसपास ही है बेटा। तो इंडिया तो अपने आप एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, इंडिया हैड एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। आपको पता है बेटा 15 अगस्त 1947 को इंडिया क्या हुआ था बेटा, आजाद हुआ था, पार्टीशन हुआ था बेटा, इंडिया में से पाकिस्तान अलग हुआ था। पाकिस्तान जो कि रिलीजन बेस्ड कंट्री बनाई गई थी बेटा, जिसमें मुस्लिम काफी सारे पार्टीशन हुए थे बेटा, जिसे हम आज भी एक दर्द की तरह, हम कह सकते हैं एक मातम की तरह याद करते हैं बेटा। इसमें काफी सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हुए थे और काफी सारे लोग मारे भी गए थे बेटा। ठीक है, तो इंडिया आपको पता है बेटा संविधान इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट कंट्री में कन्वर्ट हुआ था बेटा पार्टीशन के बाद, और इंडिपेंडेंस के बाद सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। काफी सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स वो होते हैं बेटा जहां पे राजाओं का राज होता है, वो कंट्री का हिस्सा बन गए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और भारत के संविधान के अंदर इंडिया को क्या कहा गया, भारत के संविधान के अंदर इंडिया को कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो इंडिया है वो क्या है बेटा, राज्यों का समूह है, राज्यों का समूह, या जिसे हम राज्यों का संघ कह सकते हैं। इंडिया जो है वो क्या है बेटा, इंडिया जो है वो राज्यों का समूह है, यानी कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसा भारत के संविधान के अंदर कहा गया। और याद रखो बेटा, संविधान के अंदर कहीं पे भी इंडिया के लिए फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वहां पे क्या बताया गया है बेटा, देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। संविधान के अंदर कहीं पे भी इंडिया को एक फेडरल कंट्री नहीं बताया गया, लेकिन जो फेडरलिज्म के फीचर्स हैं या जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे इंडिया हमारे भारत देश के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं। इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि बेटा इंडिया क्या है बेटा, इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट एक फेडरल कंट्री है। याद रखना बेटा, संविधान के अंदर कहीं पे भी इंडिया को एक फेडरल कंट्री नहीं बताया गया है, बल्कि इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया है। लेकिन फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं या फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, वो सारे के सारे इंडिया के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं, क्योंकि इंडिया में भी 2 से ज्यादा लेवल है। यहाँ पे हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना जुरिस्डिक्शन है, जुडिशरी है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फिक्स्ड है। तो इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया क्या है बेटा, एक फेडरल कंट्री बिल्कुल है। लेकिन याद रखना, संविधान के अंदर कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर है बेटा? चलिए, अब हमने सातों के सातों फीचर्स देखे तो हमने वो देख ही लिया कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या हो रहे हैं बेटा, इंप्लीमेंट हो रहे हैं। क्लियर है बेटा? देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थे बेटा 1992 से पहले। एक थे बेटा यूनियन गवर्नमेंट, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है, जो पूरे कंट्री की होती है, और एक होती है बेटा स्टेट गवर्नमेंट।
ठीक है। उसके बाद में 1992 में, कब की बात कर रहा हूं बेटा मैं, 1992 में थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म गवर्नमेंट भी इंडिया के अंदर ऐड की गई, जिसमें पंचायत और तो वो दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैसी थी बेटा, वो दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो थी बेटा वो कैसी थी, वो दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऐसा मान के चलिए आप कि वो जो दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी वो सिर्फ सेंट्रल और स्टेट थी, लेकिन 1992 के बाद यहाँ पे थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को भी सेटअप कर दिया गया था। क्लियर है बेटा, ठीक है। देखिए, एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुरिसडिक्शन, और हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास क्या अपने अपने खुद की पावर्स है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ लिखा हुआ है बेटा कि जो पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स, उसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यानी कि जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, उनको इन दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या किया गया है बेटा, डिवाइड किया गया है। और किस तरीके से डिवाइड किया गया है, उसको डिवाइड करने के लिए 3 लिस्ट बनाई गई है। कितनी लिस्ट बनाई गई है बेटा, 3 लिस्ट बनाई गई है। तो उन तीनों लिस्ट को हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर, पहली है बेटा यूनियन लिस्ट। अब देखिए क्या है, इस यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं, जो टॉपिक है बेटा, वो नेशनल इंपॉर्टेंस के यानी कि देश के लिए, जैसे कि कंट्री का डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, और इसके अंदर कितने टॉपिक्स आते हैं बेटा, 100 टॉपिक्स आते हैं। याद रखना बेटा, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रात को टीवी पे 8 बजे आके क्या बोला था कि आज से 500 और 1000 के पुराने नोट बंद किए जाते हैं और उनकी जगह पे नए 500 और 2000 के नोट उन्होंने क्या किए थे बेटा, चालू किए थे। क्योंकि करेंसी वाला जो मुद्दा है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है बेटा। याद रखना, इस ये यूनियन लिस्ट जिसे हम सेंट्रल लिस्ट भी कहते हैं बेटा, इसके अंदर जो 100 टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। इसमें सारे टॉपिक्स याद नहीं करने बेटा, बस इंपॉर्टेंट याद करने, जैसे डिफेंस वाला मुद्दा है, फॉरेन अफेयर्स वाला मुद्दा है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन और करेंसी है। इन मुद्दों पे कानून बनाते वक्त यूनियन गवर्नमेंट या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो कंट्री के लिए बेनिफिशियल है या नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, तो इन पे कानून बनाते वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेगी। इस पे कानून बनाने का अधिकार पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो यूनियन लिस्ट के अंदर 100 टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक आती है हमारी स्टेट लिस्ट। अब इसके अंदर आते हैं बेटा 61 टॉपिक्स। कितने आते हैं बेटा, 61 टॉपिक्स आते हैं। अब स्टेट लिस्ट से तो जाहिर सी बात है 61 टॉपिक्स के ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब सर इसमें कौन कौन से आते हैं 61 टॉपिक्स याद करने के, तो नहीं बेटा 61 टॉपिक्स पूरे याद नहीं करने। पुलिस वाला मुद्दा इसमें आता है, ट्रेड वाला मुद्दा इसमें आता है, कॉमर्स का मुद्दा आता है, एग्रीकल्चर का आता है और इरिगेशन का मुद्दा आता है। तो याद रखना बेटा, स्टेट लिस्ट के अंदर जो 61 टॉपिक्स आते हैं, इन 61 टॉपिक्स के ऊपर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का है, और स्टेट गवर्नमेंट पे कानून बनाते वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की उनको जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई क्या बेटा बात? पढ़ो बेटा इसको। हो गए बेटा बात, चलिए। और लास्ट कौन सी लिस्ट है बेटा, कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये क्या है बेटा, देखिए कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या है, कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं। इसमें आते हैं बेटा 52 टॉपिक्स। कितने आते हैं बेटा, 52, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाते हैं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे एजुकेशन आ गया, फॉरेस्ट आ गया, ट्रेड यूनियन आ गया, मैरिज आ गया, एडॉप्शन आ गया और सक्सेशन आ गया। इन दोनों मुद्दों पे कानून बनाने का अधिकार दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास है, यानी कि इसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कानून बनाएगी। लेकिन याद रखना, अगर दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो जो यूनियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया है वही अंतिम फैसला होगा। इसीलिए हमने कहा था कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो कि इंडिया में अप्लाई है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो याद रखना, 3 लिस्ट में पावर्स को डिवाइड किया गया है। यूनियन लिस्ट में जो 100 टॉपिक्स आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो 61 टॉपिक्स आते हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन अगर दोनों में कोई भी डिस्प्यूट होता है बेटा तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट का फैसला अंतिम फैसला होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होती है। क्लियर है बेटा? अब देखिए, व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉलो इन द 3 लिस्ट। उन टॉपिक्स का क्या जो तीनों लिस्टों में ही नहीं आते।
जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेटा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला जो मुद्दा है बेटा वो संविधान बनने के बाद नजर में आया, ठीक है, क्योंकि संविधान जब बन रहा था जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसी कोई चीज नहीं थी, तो इसके लिए क्या प्रोविजन किया गया है कि जो ऐसे मुद्दे जो संविधान बनने के बाद नजर में आने लगे हैं उन सब पे कानून बनाने का अधिकार किसका है बेटा, यूनियन गवर्नमेंट का है। और ऐसे टॉपिक्स को क्या कहा जाएगा बेटा, रेजिड्यूरी टॉपिक्स या रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहा जाएगा। याद रखना बेटा ऐसे मुद्दे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद नजर में आए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, ईमेल वगैरह, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह, वो सारों पे सारों उन सबको क्या कहा जाएगा बेटा, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहा जाएगा। और इन पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है बेटा, इन पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो यूनियन गवर्नमेंट या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्लियर है बेटा सभी को, ठीक है, उन्हें रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है। अब देखिए बेटा, हमने देखा बेटा कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ ज्यादा पावर्स है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं बेटा, इंडिया के अंदर कुछ ऐसे राज्य हैं बेटा जिनके पास आइडेंटिकल यानी कि सेम पावर्स नहीं है। कुछ ऐसे राज्य होते हैं बेटा जो स्पेशल स्टेटस को गेन करते हैं, जैसे आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है बेटा सारे के सारे जहां पे ट्राइबल ज्यादा रहते हैं, और मिजोरम है बेटा। ये कुछ स्पेशल पावर्स क्या करते हैं बेटा, इस्तेमाल करते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट आर्टिकल 371, क्योंकि इनका जो सोसाइटल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बेटा उसकी वजह से इनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है बेटा, ताकि कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी को प्रिजर्व कर सकें बेटा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बेटा, ये स्पेशल पावर्स इनको इसलिए दी जाती है बेटा ताकि ये अपने लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए और वहां पे जो इंडिजिनियस पीपल्स हैं, वहां पे जो ट्राइबल्स हैं, वो अपने कल्चर को भी प्रिजर्व कर पाए बेटा और आगे बढ़ पाए, ठीक है। जो भी इंडिया के जो यहाँ पे लोग परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, मतलब अगर आप आसाम के नागरिक नहीं हो, नागालैंड के नहीं हो, अरुणाचल प्रदेश के नागरिक अगर आप नहीं हो, तो आप वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते हो, नहीं वहां पे आप घर खरीद सकते हैं। ये स्पेशल प्रोविजन सिर्फ उनको मिलते हैं बेटा जो वहां के आदमी है। बाहर के जो लोग हैं यानी कि अदर स्टेट्स के जो लोग हैं बेटा वो आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में जमीनें नहीं खरीद सकते, नहीं वहां पे घर ले सकते हैं, क्योंकि ये जो राज्य इनको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से, कल्चर के बैकग्राउंड की वजह से और इसकी एथनिसिटी के बैकग्राउंड की वजह से। क्लियर है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनिट एंजॉय वेरी लिटिल पावर। कुछ ऐसे इंडियन यूनिट की ऐसी भी यूनिट्स है बेटा जो बहुत ही कम पावर का इस्तेमाल करती है। जैसे कुछ ऐसे एरियाज है बेटा जो बहुत छोटे हैं जिन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जा सकता और ना ही उन्हें किसी एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ मर्ज किया जा सकता है। जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है या हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश इन्हें कहा जाता है। और इनके पास जो है राज्य जैसी पावर्स नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ज्यादा पावर किसके पास होती है बेटा, ज्यादा पावर जो होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्लियर है बेटा, याद रखना बेटा यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी। चलिए, this sharing of power between the union government and state government is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make the changes to the power sharing arrangement. याद रखना बेटा, संविधान के अंदर बदलाव कर पाना पॉसिबल वाली बात नहीं है। अगर आप संविधान को बदलाव करना चाहते हो तो बेटा पार्लियामेंट में 3 लोग होते हैं। पहले होता है बेटा प्रेसिडेंट, उसके बाद होते हैं बेटा आपके लोकसभा और फिर होती है बेटा आपकी राज्यसभा। अगर आपको संविधान के अंदर कोई प्रोविजन बदलना है बेटा तो आपको पहले लोकसभा के 2/3 प्रेजेंट मेंबर्स की मेजोरिटी चाहिए होगी बेटा। जब ये लोग मेजोरिटी दे देंगे, 2/3 मेंबर्स लोग मेजोरिटी दे देंगे, तो फिर आपको राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी चाहिए होगी बेटा। जब यहाँ पे मेजोरिटी आ जाएगी तो उसके बाद वो बिल कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जब उसे साइन करेगा तब जाके आप प्रोविजन बदल पाओगे। तो याद रखना बेटा, संविधान के अंदर बदलाव कर पाने सिंगल लेवल गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है। अगर बदलाव करना है तो पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस आपको 2/3 मेजोरिटी लेके आनी पड़ेगी, उसके बाद आप बदलाव कर सकते हो। और किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है बेटा राज्य सरकारों के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार के बीच में, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी तरीके से पावर है बेटा कि वो क्या कर सकती है बेटा, इस मामले में दखलंदाजी कर सकती है और इनको सलाह मशवरा दे सकती है, इनको फटकार भी लगा सकती है। जुडिशरी इज द सुप्रीम, है ना, लेजिस्लेटिव पावर्स। अगर वो संविधान का ब्रीच करती है बेटा, सरकार यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, और अगर इनके बीच में किसी भी प्रकार कोई भी डिस्प्यूट निकल के आता है तो जुडिशरी की जिम्मेदारी है बेटा कि वो इनके बीच का जो भी डिस्प्यूट है उसको क्या करे बेटा, सॉल्व करे। याद रह जाएगी बेटा बात, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया के अंदर फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। देखिए बेटा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान के अंदर से प्रोविजंस बना देने से ही फेडरलिज्म मजबूत नहीं होता है, जब तक कि हमारे एक इंडिविजुअल के अंदर बेटा जो है डाइवर्सिटी को लेकर रेस्पेक्ट नहीं आएगी और डिजायर नहीं आएगी लिविंग टुगेदर। सिर्फ संविधान के अंदर प्रोविजंस बना देने से ही क्या होता है बेटा, काम नहीं होता है, बल्कि हम एक इंडिविजुअल के अंदर बेटा रेस्पेक्ट भी होना चाहिए अलग अलग डाइवर्सिटी को लेकर और डिजायर भी होनी चाहिए बेटा एक साथ रहने की। तो किस तरीके से इंडिया के अंदर फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया गया वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो टास्क था वो था बेटा लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी कि लैंग्वेज के आधार पर क्या करना बेटा, स्टेट्स को डिवाइड करना।
अगर आप 1947 का इंडिया का मैप देखोगे बेटा और अभी का मैप देखोगे तो आपको काफी सारी चीजें बदलती हुई देखने को मिलेगी। काफी सारे ओल्ड स्टेट्स को हटाया गया, नए स्टेट्स बनाए गए बेटा। उत्तरांचल जो है वो यूपी से निकला बेटा, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से निकला बेटा, नागालैंड जो है वो आसाम से निकला था बेटा, झारखंड जो है वो बिहार से निकला था बेटा, तेलंगाना जो है बेटा वो आंध्र प्रदेश से निकला था। तो काफी सारे राज्य जो है निकाले गए, उनकी नई नई सीमाएं बनाई गई बेटा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा किया गया बेटा कि जो लोग सेम लैंग्वेजेस बोलते हैं वो एक सेम स्टेट के बीच में ही आ जाए। सम स्टेट्स देखिए, कुछ स्टेट्स तो बेटा लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड किए गए, कुछ स्टेट जो है कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए डिवाइड किए गए। जैसे ईस्ट वाले ना बेटा, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड वाले जो रीजन है, इनको एथनिसिटी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया बेटा, डिवाइड किया गया। जब लैंग्वेज के आधार पर डिमांड की, स्टेट्स को बनाने की डिमांड करी जाती है, तो काफी सारे लोगों ने इस पर क्या हुआ, विवाद भी उठाया बेटा कि इससे क्या हुआ, कंट्री का डिसइंटीग्रेशन होगा जब लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड करोगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाए गए बेटा तो उससे कंट्री बल्कि और यूनाइट हुई और इससे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या हुआ बेटा, इजी हुआ। तो पहला टेस्ट जो किया गया था बेटा फेडरलिज्म का इंडिया के अंदर, वो था बेटा लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स का विभाजन करना और साथ के साथ कल्चर, एथनिसिटी और हिस्ट्री के आधार पर भी क्या करना बेटा, ये हम क्या कह सकते हैं बेटा, स्टेट्स का विभाजन करना। दूसरी प्रैक्टिस क्या की गई थी बेटा, लैंग्वेज पॉलिसी। देखिए जो सेकंड टेस्ट किया गया था, देखिए हमारे संविधान के अंदर किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है बेटा जो ऑफिशियल पर्पस पे इस्तेमाल करी जाती है, लेकिन हिंदी भी जो है सिर्फ 40% लोगों की ही मदर टंग है। देखिए बेटा नेशनल लैंग्वेज इसको बनाया जाता है, इसमें 75% से ज्यादा लोग उस भाषा को बोलते हो और 66.67% लोग से ज्यादा लोग उसे समझते हो। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, नेशनल लैंग्वेज कह सकते हैं, राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है और इंडिया के जो संविधान के अंदर जो 8th शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिन्हें शेड्यूल लैंग्वेजेस कहा जाता है। और ये कौन से शेड्यूल में लिखी हुई है बेटा, 8th शेड्यूल में। देखिए संविधान के अंदर 12 शेड्यूल है, तो याद रखना उसके 8th नंबर के शेड्यूल में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। और आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये 22 भाषाओं में वो पेपर आएगा। जिस भी स्टेट की आपकी लैंग्वेज, आप उस स्टेट की लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं बेटा, प्रीफर कर सकते हैं। और याद रखना बेटा स्टेट्स की भी अपनी क्या होती है बेटा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है। याद रखना बेटा, ठीक है। अब याद रखना बेटा श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था बेटा, काफी कोशिश स्टेट हो गई थी बेटा, आपको पता है बेटा हिंदी को लेकर, है ना। तो आपको पता है श्रीलंका में लैंग्वेज को लेकर क्या मसला हुआ था, सिन्हाला और तमिल को लैंग्वेज को लेकर। तो देखिए संविधान ने क्या किया था बेटा, हमारे इंग्लिश को जो है इंडिया के अंदर 1965 में ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। अब काफी सारे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे जो साउथ में, जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है ना, कर्नाटका है, यहाँ पे सब में इंग्लिश ज्यादा चलती है, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज चलती है, तो उन लोगों ने इसका विरोध किया। और तमिलनाडु में तो और भी ज्यादा विरोध बढ़ गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने समझा कि यार लैंग्वेज के नाम पे कहीं श्रीलंका जैसी सिचुएशन हमारे साथ ना हो जाए कि सिन्हाला एक तरफ हो जाए, तमिल एक तरफ हो जाए। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को समझते हुए क्या किया बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को समझते हुए क्या किया बेटा, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, ताकि जैसे श्रीलंका में सिचुएशन हुई थी वही सिचुएशन इंडिया में ना हो। हालांकि काफी सारे लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्री को इंग्लिश नेशन में कन्वर्ट करना चाह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिगड़ती हुई सिचुएशन को संभालने के लिए क्या किया था बेटा, इस कदम का, यानी कि इस तरीके का कदम उठाया था। क्लियर है बेटा आपको, यहां तक चीजें समझ में आई बेटा आपको। तो इस तरह का कदम उठाया गया था बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए, ताकि चीजें सही हो सके। क्लियर बेटा। और लास्ट चीज क्या है बेटा, सेंटर स्टेट इलेक्शंस। देखिए बेटा सेंटर स्टेट इलेक्शंस का मतलब क्या है, देखिए बेटा जब चुनाव होना स्टार्ट हुआ 1951 में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार बनाती थी बेटा, स्टेट्स में भी सबसे ज्यादा एक सिंगल पार्टी आती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज्यादा रीजनल पार्टीज नहीं थी बेटा, ठीक है। उस टाइम पे इतनी रीजनल पार्टीज नहीं थी, तो जो स्टेट गवर्नमेंट में सरकार बना रही है वही सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बनाती थी, ये समस्या चल रही थी। और गलती से अगर कहीं किसी स्टेट में एक रीजनल गवर्नमेंट जीत भी जाती थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेजोरिटी होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर दखलंदाजी करती थी। लेकिन समय बदलता गया बेटा, धीरे धीरे रीजनल पार्टीज ग्रो होने लगी। रीजनल पार्टीज ग्रो होने लगी तो बेटा क्या हुआ बेटा, अब क्या होने लगा कि अब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती थी। जैसे अभी की सरकार देख लो बेटा, जो एनडीए की सरकार बनी हुई है, बीजेपी के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं है ना, फुल मेजोरिटी नहीं है, तो उसने भी अलायंस के साथ सरकार बनाई है। तो जैसे जैसे रीजनल पार्टीज बनने लगी बेटा, तो जो बड़ी बड़ी पार्टीज थी वो समझने लगी कि इन रीजनल पार्टीज के साथ भी क्या करना है, मिलके चलना है बेटा। तो कोलिशन गवर्नमेंट का क्या होता है, एक हमारा नया फीचर निकल के आता है बेटा। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार तब बनती है बेटा जब किसी एक इंडिविजुअल को सरकार के अंदर मेजोरिटी नहीं आती है, तो वो किसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर अपनी सीट्स को बढ़ा के वो सरकार बनाने का दावा पेश करती है। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस पहले सही नहीं थे बेटा, क्योंकि पहले जो थी एक ही पॉलिटिकल पार्टी बड़ी हुआ करती थी, रीजनल पार्टीज कम हुआ करती थी। लेकिन समय समय के साथ साथ क्या होता है बेटा, जब रीजनल पार्टीज बढ़ने लगी, ग्रो होने लगी, तो सेंट्रल या बड़ी बड़ी पार्टीज को समझ में आने लगा कि हमें साथ मिलकर क्या करना पड़ेगा बेटा, एक तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। और फिर कोलिशन गवर्नमेंट का क्या होता है बेटा, फोकस आता है कि क्या होगा बेटा, गठबंधन की सरकारें बनाई जाए। ठीक है, 1990 के बाद से चीजें होती है जब गठबंधन की सरकारें बनने लगती है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है बेटा, और सरकार बनाने के लिए आपको क्या कहिए बेटा, मेजोरिटी बनाना बहुत जरूरी है।
तो इसके साथ साथ ही क्या हुआ बेटा, कोलिशन गवर्नमेंट हमें देखने को मिली, हम गठबंधन की सरकार भी कहते हैं, और आज के टाइम पे जो भारत में सरकार है वो भी गठबंधन की ही सरकार है। तो आज अपन यहीं तक इस टॉपिक को पढ़ेंगे बेटा, फेडरलिज्म को, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है बेटा डिसेंट्रलाइजेशन का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और साथ के साथ उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, साथ के साथ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी बेटा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं बेटा। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बस आपको पढ़ते चलना है, नोट्स बनाते चलने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लेके आऊंगा उसमें चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक पढ़ के, और साथ के साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।